कि याकूब मेमन को उन्होंने फांसी दी जी। अब उनका अपना शहरी याकूब मेमन, वहां पे 93 का ब्लास्ट हुआ उसमें, लेकिन वो एक मुसलमान सेंटिमेंट को वो रिप्रेजेंट करता है याकूब मेमन। और याकूब मेमन की फांसी, याकूब मेमन को मतलब 22 साल या 25 साल पता नहीं कितने साल जेल में रखा, और याकूब मेमन को उसने सरेंडर कर दिया था। यानी बी रामा, मैं इत्तेफाक से बी रामा जो है वो काउंटर टेररिज्म रॉ के हेड रहे काफी तवील अरसे, फिर उसके बाद एक थिंक टैंक उन्होंने बना लिया। 2013 में उनकी डेथ हो गई, लेकिन उनके आर्टिकल्स में कहीं कहीं मेरा जिक्र भी आता रहा है। वो कोट करते रहे व्यूज और न्यूज को और मेरे पुराने प्रोग्राम्स को। अब तो बी रामा ने कहीं किसी मरहले पे डील की थी कि आप आ जाएं, आप सरेंडर कर दें याकूब मेमन को। 1994 में याकूब मेमन ने सरेंडर कर दिया और उसका भाई रोकता रह गया, टाइगर मेमन। ये मैं पहले जिक्र कर चुका हूं याकूब मेमन, लेकिन हाँ, याकूब मेमन को रोकता रह गया कि तुम्हें ट्रैप कर रहे हैं, तुम्हें इंडियंस ट्रैप कर रहे हैं। वो लेके जा रहा था टाइगर मेमन अपने साथ, वो सॉरी याकूब मेमन अपने साथ कैसेट्स वगैरह लेके जा रहा था, जिसमें कहा गया था कि 93 के धमाकों से दाऊद इब्राहिम का ताल्लुक नहीं है। लेकिन वो ट्रैप हो गया और वहां जाके वो इंडियंस ने पकड़ लिया और फांसी दे दी। अब एक खौफनाक चीज ये हुई है कि जो छोटा शकील, जो कि डी कंपनी का एक बहुत अहम, यानी आप समझें कि दाऊद इब्राहिम दुनिया में जहां पर भी कहीं मौजूद हैं तो उनके साथ छोटा शकील का नाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। अब उन्होंने पहली दफा, छोटा शकील ने डी कंपनी यानी दाऊद इब्राहिम की जो कंपनी है उसके बिहाफ पे ये कहा है कि हम बदला लेंगे याकूब मेमन की फांसी का। पूरे इंडिया में एक नया माज, एक खालिस्तान खुला हुआ है, कश्मीर खुला हुआ है, एक उन्होंने ये दाइश को अपने मथे ले लिया है। अब डी कंपनी की तरफ से, अच्छा वो आज तक पे, ये बड़ा रेयर है कि उनका एक टीवी चैनल है आज तक, उसके ऊपर बराह रास्त छोटा शकील ने इंटरव्यू दिया है। अच्छा, इसको स्पिन करके काट के उन्होंने चलाया, लेकिन जो पूरा इंटरव्यू है उसमें तो उसने खुल के बात की, रिकॉर्डेड है, लेकिन मैं चाहूंगा वो रिकॉर्डेड भी जब सुना दें, क्योंकि बड़ा रेयर है कि वो छोटा शकील जो है वो कह रहा है कि हम बदला लेंगे याकूब मेमन की फांसी का। आपने उसका अदालती कत्ल किया, वो क्लिप अगर बिल्कुल नाज़रीन वो क्लिप आप भी देखिए। दाऊद इब्राहिम के दाहिने हाथ माने जाने वाले छोटा शकील से आज तक की खास बातचीत हुई है, जिसमें उसने याकूब समेत दाऊद को मुंबई बम धमाके के आरोपों से बरी कर दिया है। छोटा शकील ने आज तक से फोन पर बातचीत में यह भी कहा कि टाइगर मेमन ही असली गुनहगार है और उसके गुनाहों की सजा याकूब को दे दी गई है। शकील भाई, ये जो याकूब मेमन को जो फांसी हुई है उस पर दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी की क्या प्रतिक्रिया है? क्या किस तरह से देखती है डी कंपनी इसको? और डी कंपनी क्या बोलती है इसके ऊपर वो बात छोड़ें। हिंदुस्तान के डिपार्टमेंट के जितने लोग हैं, हिंदुस्तान की अदालत है, उन्होंने क्या किया याकूब के साथ? इंसाफ को फांसी पे चढ़ा दिया। नहीं, बेगुनाह आप कैसे कह सकते हैं? बेगुनाह कह सकते? आप पूरी दुनिया चिल्ला रही है, बी रमन ने क्या कहा? So, what is Toyota full hybrid cars good for? Number 1, speed and performance. नहीं, लेकिन खुद जो स्टेटमेंट ये आदमी हाजिर हुआ है, सरेंडर किया है और उसने सारे डॉक्यूमेंट, वीडियो, ऑडियो हर चीज में दी है। माफी रहमान ने क्या कहा कि मैंने वो वीडियो सुनी है, सर ऑडियो सुनी है, वीडियो देखी है मैंने, पूरा स्टेटमेंट देखा है मैंने, तो उसको आप लोग रिलीज करें। तो उसमें दाऊद भाई का क्या है? दाऊद इब्राहिम सामने आ जाएगा। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि याकूब को ये इसलिए सजा की गई है कि उसने दाऊद भाई को इस केस के अंदर क्लियर किया है। वो पूरा न्यूज आप देख लें, लाइव दिखाया है उसका स्टेटमेंट। उसने खुद ही कहा था कि इसमें दाऊद भाई का कोई लेना देना नहीं है। नहीं, जो कैसीडे सुनी गई है, डिपार्टमेंट के पास रखी हुई है, जो याकूब ने ले गया है इनके पास एविडेंस के बतौर, क्या कैसीडे ले गई है। क्या कैसेट है? उस कैसेट में क्या है? सुन लो मेरी बात, पहली मेरी बात सुन लो जी। वो ऑफिसरों से पूछो जो इस केस पे, जब बी रमन ने आंखें खोली है सबकी, जी, दिखाया है
उज्ज्वल निगम जो है उसको उससे काउंटर करता है। नहीं, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि याकूब निर्दोष है इस मामले में? याकूब ने तो खुद गुनाह कबूला है। यार गुनाह कबूला नहीं है, थोपा गया है उसके ऊपर। लेकिन अब चूंकि याकूब आदमी, एक बात सुनो, वो बेगुनाह था इसलिए हर जगह वो दौड़ा इंसाफ के लिए। आप नीचे से लेके ऊपर तक, सदर तक, किसी ने भी उसकी रहम की अपील को मंजूर नहीं किया। याकूब ने तो खुद गुनाह कबूला है। यार गुनाह कबूला नहीं है, थोपा गया है उसके ऊपर। एक ही दिन के अंदर 4 पिटीशन खारिज करते हो, तो किस तरह हम ये आप लोगों पे भरोसा करें, किस तरह अदालत पे भरोसा करें, किस तरह कानून पे भरोसा करें? क्या आप ये मानते, क्या डी कंपनी मानती, क्या दाऊद इब्राहिम ये मानते हैं? उन्होंने पहले भी कहा है कि टाइगर मेमन से उनकी जान पहचान थी, टाइगर मेमन इस धमाके में शामिल यानी है, जैसा आपने कहा, ये सही है? देखिए भाई, डी कंपनी की हर जगह पहचान है, डी कंपनी को हर लोग जानते हैं। डी कंपनी ने ये क्या की है आपके ऑफिसर्स भी जानते हैं। ऑफिसर्स ने खुद आके फील्ड पे इंटरव्यू दिया है, वो सीबीआई का ऑफिसर सरदार, उससे पूछने जाके कि इसमें दाऊद भाई का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसको लाकर यहाँ करोगे क्या? कोई एविडेंस नहीं है। क्या टाइगर में इस केस के मामले में कल पूरी दुनिया ने देख लिया है, आज पूरी दुनिया ने देख लिया कि याकूब मेमन के साथ तुम लोगों ने क्या किया, क्या इंसाफ किया है। नहीं, अदालत ने इंसाफ किया, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा। अदालत छोड़ो, अदालत को वो मानते ही नहीं है। ये इंसाफ है, ये बदले का इंसाफ है। बदला लिया है तुमने एक आदमी से, अब आता है बदला लेना। बदला लिया है तुमने एक आदमी से, अब आता है बदला लेना। जी डॉक्टर साहब, भारत को तो पैगाम मिल गया। अब देखें ना, ये एक बड़ा इशू है कि डी कंपनी जो है वो ये कह रही है कि हमें भी आता है बदला लेना और याकूब मेमन का बदला लेंगे वो। और इस पूरी सूरत हाल में अब ये मेरे ख्याल से ब्रेकअप लें तो मैं फिर आपको बताता हूँ, ये पाकिस्तानी सूरत हाल जो है जी। ये पाकिस्तानी सियासी सूरत हाल में मैं बार बार कहता हूँ कि ये टोटल डिस्कनेक्ट है रियासत के मामलात और हुकूमत अटकी हुई है यहाँ पे। ये जितना ज्यादा इमरान खान, ये मैं यहाँ पीटीआई की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, बिल्कुल ना, मैं पीपल्स पार्टी को मैं आपसे सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि ये उलझने की कोशिश कर रहे हैं और जितना ये समझ रहे हैं अपनी तरफ से कि हम उलझा रहे उतना ही असल में मजीद मामले नहीं अपनी उलझ इतना से रहे हैं कि खंदा खोद रहे हैं, ऐसे भाग रहे हैं, तो वो गड़ा अपने लिए खुदता जा रहा है। पाकिस्तानी सियासत पर मजीद बात करते हैं और साथ ही एक बड़ा अहम मामला है, उस पर भी बात करना चाहूंगी। नहीं, एक तो ये कि सिंध में गिरफ्तारियों का टाइम आ गया, अब वो टाइम फाइलें वालों को छापों का खत्म हो गया। दूसरा ये कि आप ब्रेक लें तो मैं अब देखें ना, ये जो कब्रें खोदी जा रही हैं, ताजिर कब्रें खोद रहे हैं और मुजाहरा हो रहा है, कब्रें खोद रहे हैं कि इनकी इसहाकदार साहब की, वो ताजिरों ने कब्रें, ये हुकूमत जो है ये डिस्कनेक्ट है और इनका ख्याल ये Kiss me, close your eyes and miss me. हुकूमत जो है ये डिस्कनेक्ट है और इनका ख्याल ये है कि जो मेरे ख्याल से आप उस सवाल की तरफ आ रही थी कि पिंडी और इस्लामाबाद के ताल्लुकात कैसे हैं, मैं भी उसी की तरफ जाना चाहूंगा। और ये कि जनरल पाशा और जनरल जहीर का नाम क्यों दोबारा लिया जा रहा है और वो किस पैराए में चले गए, और मैं अपने उस अंदाजे पर कायम हूं जो मुझे बाहर से में आया था कल परसों, कि जिसमें कहा गया था कि जो पीस प्रोसेस को नाकाम बनाने की कोशिश हुई है, इसमें कुछ पाकिस्तानी सियासतदान भी मुलविस है। एक ब्रेक लेते हैं डॉक्टर साहब, ब्रेक से वापस आने के बाद नाजरीन मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, सिंध के मामला पर बात करने से पहले मैं जानना चाहूंगी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मामला क्यों हल नहीं हो रहे? जो डीसी, देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि एक बात मैं समझने से कासिर हूँ, मतलब समझने से कासिर हूँ कि दोबारा वजीर दिफा हमारे मोहतरम ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात क्यों छेड़ी कि पहले तो जनरल पाशा का नाम आता रहा, तो जनरल पाशा के नाम का आने का मतलब यह है कि जनरल कियानी
को आपने किया, तो क्योंकि 2010 में 2011 में जब जलसे लाहौर के जलसे की बात होती है तो जनरल पाशा उस वक्त जनरल कियानी थे, तो जनरल पाशा का नाम आया तो जनरल कियानी कहा गया। जनरल कियानी के साथ उस वक्त मुसलसल एक राब्ता होता था शहबाज शरीफ साहब का और चौधरी निसार साहब का, जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी बड़ा शोर करती थी और एक हंगामा होता था कि आप क्यों मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं। लेकिन उस वक्त की गवर्नमेंट मिलती थी और यकीनन ये बात होती होगी डिस्कस जनरल कियानी से कि भाई क्या मसला है क्या नहीं। उसके बाद जब इलेक्शन हुए 2013